प्रिय व्यूअर्स, IAS प्रारंभिक परीक्षा 2021 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक की घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि IAS YouTube चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। केंद्र सरकार ने दोषी विधायी सदस्यों यानी लेजिस्लेटर्स को आजीवन चुनाव लड़ने, कोई राजनीतिक पार्टी बनाने या उसका पदाधिकारी बनने से रोकने के विचार को खारिज कर दिया है। इसकी सूचना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के जवाब में दी। देखा जाए तो सरकार का यह रुख राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आजीवन प्रतिबंध के विचार से अलग है। आपको बता दें कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर आधारित है। इनका मत है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के सदस्यों के लिए सजा पर आजीवन प्रतिबंध समान रूप से लागू होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर सांसद या विधायक को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 में दर्ज अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसे चुनाव लड़ने या किसी पार्टी का पदाधिकारी बनने से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने तर्क दिया है कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि को लोक सेवकों के साथ बराबरी नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्यता पर लेजिस्लेटर्स के लिए जेल की सजा की अवधि और उसके बाद 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रावधान है, जो कि केंद्र सरकार के हिसाब से पर्याप्त है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जल्द ही वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसका मकसद दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ संपत्तियों का बेहतर रखरखाव करना है। इन वक्फ बोर्ड्स का गठन वक्फ अधिनियम 1995 के तहत किया जाएगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वक्फ संपत्ति की संख्या हजारों में है और वक्फ की इन संपत्तियों का पंजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना है। दरअसल हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा न्यूनतम 1 और अधिकतम 2 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें उस राज्य के मुस्लिम सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्य और वक्फ के मुतावल्ली शामिल होते हैं। इसके अलावा 3 और सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। प्रावधान यह भी है कि बोर्ड में नियुक्त किए गए सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। राज्यों में वक्फ बोर्ड का गठन केंद्रीय वक्फ परिषद की निगरानी में किया जाता है। यह एक सांविधिक निकाय है और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 में किए गए प्रावधानों के तहत की गई थी। यह एक सलाहकारी निकाय है जो वक्फ बोर्ड्स के नियत प्रशासन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम 1995 के अस्तित्व में आते ही वक्फ अधिनियम 1954 और वक्फ संशोधन अधिनियम 1984 को निरस्त कर दिया गया। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स से संबंधित एक एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने सभी निजी टेलीविजन प्रसारकों से कहा है कि वे ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि से जुड़े विज्ञापनों के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मंत्रालय ने सलाह देते हुए कहा है कि इन विज्ञापनों में ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए जो कानून के दायरे से बाहर हो। मंत्रालय के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि पर बड़ी संख्या में दिखाए जाने वाले टेलीविजन विज्ञापन भ्रामक दिखते हैं और ये ग्राहकों को उससे जुड़े वित्तीय और अन्य जोखिमों के बारे में सही ढंग से नहीं बताते। मंत्रालय की माने तो ऐसा करना केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निर्धारित विज्ञापन कोड के तहत नहीं है। ऐसे हर गेमिंग विज्ञापन के साथ डिस्क्लेमर के तौर पर यह लिखा होना चाहिए कि इस तरह के गेम में वित्तीय जोखिम बना हुआ है और गेम खेलने वाला व्यक्ति अपने जोखिम पर ऐसा गेम खेले। इस तरह के डिस्क्लेमर को विज्ञापन में कम से कम 20% जगह देनी चाहिए।
ऐसे विज्ञापनों में ये सुझाव देने होंगे कि ऑनलाइन गेमिंग न रोजगार के विकल्प के रूप में आय कमाने का मौका देती है और न ही वे ऐसे खेल खेलने वाले व्यक्ति को दूसरों की तुलना में अधिक सफल के रूप में चित्रित कर सकते हैं। आपको बता दें कि 1985 में गठित भारतीय विज्ञापन मानक परिषद भारत में विज्ञापन उद्योग का स्वनियामक स्वैच्छिक संगठन है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी विज्ञापन उसके कोड के अनुरूप हो। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के तहत टेलीविजन नेटवर्क्स के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा निर्धारित विज्ञापन कोड का पालन करना अनिवार्य है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश भर के प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक इसमें अनौपचारिक क्षेत्र के प्रवासी श्रमिक भी शामिल होंगे। सरकार ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए अनूठा डेटाबेस तैयार करने के लिए मौजूदा सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। मनरेगा और वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के डेटाबेस के उपयोग की योजना बनाई गई है। इस डेटाबेस में मौजूदा सरकारी योजनाओं के तहत न आने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का विवरण अलग से शामिल किया जाएगा। चूंकि इस डेटाबेस को तैयार करने के लिए कई डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा, इसलिए नए पोर्टल के लिए पंजीकरण से पहले आधार डेटा का उपयोग करने वाला एक डुप्लीकेशन अभ्यास किया जाएगा। इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर विकसित कर रहा है। गौरतलब है कि अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के तहत प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों का पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही प्रवासी श्रमिकों को काम देने वाले ठेकेदारों के लिए भी लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर इस कानून का सही ढंग से कार्यान्वयन किया जाता है तो इसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। संचार मंत्रालय ने हाल ही में डाक पे नामक एक नए डिजिटल पेमेंट ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के तहत काम करेगा। इस ऐप को देश भर में अंतिम व्यक्ति तक डिजिटल रूप से वित्तीय समावेशन मुहैया कराने के लिए चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। डाक पे केवल एक डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है, बल्कि देश भर में फैले डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क के जरिए इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं का एक समूह है। इसका मकसद समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया था। इसमें 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2018 को इसे लॉन्च किया था। भारत के आम नागरिकों को सुगम, सस्ती और विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के मकसद से इस बैंक की स्थापना की गई थी। देश में लोक स्वास्थ्य के लिए निगरानी प्रणाली कैसी हो, इसके लिए नीति आयोग ने विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है। यह दस्तावेज भारत में हेल्थ सिस्टम को मजबूती प्रदान करेगा। इस डॉक्यूमेंट को नीति आयोग व हेल्थ वर्टिकल और इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के तकनीकी विशेषज्ञों का योगदान भी है। नीति आयोग के मुताबिक सर्विलांस पब्लिक हेल्थ फंक्शन के लिए काफी अहम है। किसी बीमारी का पता लगाने, उसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए सर्विलांस जरूरी है। इसलिए नीति आयोग ने सर्विलांस को इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन कहा है। यह डॉक्यूमेंट आयुष्मान भारत के तहत तीनों स्तर पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम के एकीकरण के जरिए पब्लिक हेल्थ सर्विलांस के भारत के विजन 2035 को बताता है। यह एक सिटीजन फ्रेंडली पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर जोर देता है, जिसमें सभी स्तरों पर सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा और व्यक्तिगत निजता और गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं भारत के पब्लिक हेल्थ सर्विलांस सिस्टम को पहले से और ज्यादा उत्तरदायी और प्रिडिक्टिव बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही पूरी कोशिश रहेगी कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल हो, ताकि बीमारियों के प्रभावी डिटेक्शन, प्रिवेंशन और कंट्रोल पर काम किया जा सके। सरकार द्वारा गठित एक 8 सदस्यीय समिति ने 23 इंजीनियरिंग संस्थानों को आरक्षण से छूट देने का सुझाव दिया है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी राम गोपाल राव की अध्यक्षता में गठित समिति में आईआईटी कानपुर के निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव, जनजातीय मामलों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा आईआईटी बॉम्बे तथा आईआईटी मद्रास के सदस्य शामिल थे।
दरअसल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में छात्रों के प्रवेश और शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था, लेकिन आरक्षण को लागू करने के बजाय समिति ने आईआईटीज में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण को खत्म करने की सिफारिश की है। समिति ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होने के चलते आईआईटीज को केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षक संवर्ग में आरक्षण अधिनियम 2019 की अनुसूची में उल्लिखित इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। दरअसल इस अधिनियम की धारा 4 उत्कृष्टता, अनुसंधान, राष्ट्रीय और सामरिक महत्व के संस्थानों को अनुसूची में उल्लिखित और अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने से छूट देती है। धारा 4 के तहत आईआईटी संस्थानों को छोड़कर कई अनुसंधान संस्थान जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस आदि शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक विशिष्ट कोटा नीति का पालन नहीं किया जाना चाहिए ताकि आईआईटी उत्कृष्टता, उत्पादन, अनुसंधान और शिक्षण के मामले में दुनिया के अन्य शीर्ष संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि जगन मोहन रेड्डी सरकार की राज्य मशीनरी में एक संवैधानिक खराबी है और राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जरूरत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को निराशाजनक बताते हुए इस मामले को क्रिसमस के अवकाश के बाद के लिए सूचीबद्ध किया है। दरअसल अक्टूबर 2020 में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर राज्य के सीनियर काउंसिल को यह तय करने में सहयोग करने के लिए तलब किया था कि राज्य की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर कोर्ट को संवैधानिक तंत्र की विफलता के निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए या नहीं। लेकिन राज्य सरकार का तर्क था कि हाई कोर्ट ने बिना किसी वैध आधार के संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात कही है। राज्य सरकार ने कहा कि संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित अनुच्छेद 356 के तहत निर्धारित शक्तियां विशिष्ट रूप से कार्यपालिका में निहित हैं, न कि न्यायपालिका में। संवैधानिक ढांचे के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर निर्णय लेना अदालतों का अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि उनके पास इस संबंध में कोई भी न्यायिक मानक मौजूद नहीं है। लिहाजा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश कार्यपालिका की शक्तियों पर एक गंभीर अतिक्रमण है और यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए आगे सुनवाई की बात कही है। उपभोक्ताओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पहली बार नियम तैयार किए हैं। इन नियमों को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत तैयार किया गया है। सरकार के मुताबिक नियमों को इस तरह बनाया गया है कि न केवल इससे बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण होगा, बल्कि देश के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से भी ये अहम साबित होंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उपभोक्ताओं को समय रहते बिजली कनेक्शन, रिफंड्स और दूसरी सेवाएं मिलती रहें। विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 में उपभोक्ताओं के अधिकार एवं वितरण लाइसेंस धारकों की जिम्मेदारी, नए कनेक्शन को जारी किया जाना, मीटरिंग अरेंजमेंट, बिलिंग और भुगतान, शिकायत निपटान तंत्र जैसी बातों को शामिल किया गया है। नियमों के मुताबिक एक वितरण लाइसेंस धारक की जिम्मेदारी होगी कि वह उपभोक्ता द्वारा मांग किए जाने पर उसे बिजली की आपूर्ति करे। इसके साथ कनेक्शन के संबंध में उपभोक्ताओं को न्यूनतम सेवाएं हासिल करने का अधिकार होगा। नियमों में नए कनेक्शन या वर्तमान के किसी कनेक्शन को मॉडिफाई करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया है। उपभोक्ता अब ऑनलाइन आवेदन भी जमा कर सकेंगे। इसके अलावा लाइसेंस धारक की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी उपभोक्ताओं को 24/7 बिजली आपूर्ति करें। हालांकि कृषि जैसे क्षेत्रों के मामलों में राज्य विद्युत विनियामक आयोग आपूर्ति के न्यूनतम घंटों को निर्धारित कर सकेगा। इन नियमों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया है। नियमों के तहत एक कंज्यूमर को प्रोज्यूमर का दर्जा भी दिया जाएगा। नियमों में प्रोज्यूमर उस व्यक्ति को माना गया है जो एक ग्रिड से बिजली का उपभोग करता है और जो एक ही सप्लाई पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस धारक के लिए ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर सकता है। प्रोज्यूमर को अधिकार होगा कि वह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिहाज से रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम लगा सकेगा। इन नियमों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाने का भी जिक्र है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश ने भी धर्म परिवर्तन से जुड़े नए कानून को मंजूरी दे दी है।
मध्य प्रदेश सरकार कुछ समय से जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिहाज से एक कानून लाने की बात कर रही थी। इसके लिए विधानसभा का एक 3 दिवसीय विशेष सत्र भी बुलाया गया था, लेकिन कोरोना के चलते उसे रद्द करना पड़ा। लिहाजा सरकार ने अब इसके लिए अध्यादेश का रास्ता निकाला है। सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के प्रारूप को मंजूर कर राज्यपाल को भेज दिया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने और अध्यादेश के जारी होने के बाद यह कानून बन जाएगा। अध्यादेश का जो ड्राफ्ट है उसमें कुछ आधारों पर धर्म परिवर्तन को गैर कानूनी माना गया है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। इन आधारों में बहकाना या झूठे तथ्य बताना, लालच देना, बलपूर्वक परिवर्तन, भय, अवांछित प्रभाव, पीड़ित करना, शादी और किसी भी झूठे साधन के इस्तेमाल आदि को रखा गया है। इन आधारों पर किए गए धर्म परिवर्तन के खिलाफ 1 से 5 साल तक की सजा और 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन बहकाकर और वेश बदलकर यानी इम्पर्सोनेशन के जरिए किए गए धर्म परिवर्तन के मामले में 3 से 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का जिक्र है। इसके अलावा अगर कोई पीड़ित व्यक्ति अल्पवयस्क है या SC/ST वर्ग से है तो उस स्थिति में 2 से 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि ऐसा कोई व्यक्ति जो जबरन किए गए धर्म परिवर्तन के बाद फिर से अपने मूल धर्म को स्वीकार करता है तो उस स्थिति में उसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। साथ ही कोई व्यक्ति जो बिना किसी प्रभाव के अपना धर्म बदलना चाहता है उसे कम से कम 60 दिनों की अग्रिम सूचना देनी होगी। इसी तरह इस अध्यादेश में जिक्र किया गया है कि इस तरह के मामले कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी देखेंगे। पीड़ित व्यक्ति के माता पिता या सगे भाई बहन इस कानून के तहत सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। हालांकि पालक या कस्टोडियन होने की स्थिति में सेशन कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत लॉन्च की है। इसका मकसद जम्मू कश्मीर क्षेत्र के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा मुहैया कराना है। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के लगभग 6 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन PMJAY सेहत के लागू होने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी 21 लाख परिवारों को यह लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत निःशुल्क बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का आर्थिक कवर प्रदान किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल परिवार के किसी एक या सभी सदस्यों के लिए किया जा सकता है। यह योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ मिलकर कार्य करेगी। इस योजना के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के निवासी अपने प्रदेश के सरकारी या निजी अस्पतालों के अलावा इस योजना के तहत जोड़े गए देश भर के किसी भी अस्पताल में उपचार के लिए जा सकेंगे। योजना में सेहत का अर्थ सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी। DTH प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के तहत ऐसा किया गया। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100% करने के साथ साथ लाइसेंस की अवधि को 10 साल से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया है। इसके अलावा इस लाइसेंस को 10 साल की अवधि के लिए रिन्यू भी किया जा सकता है। सरकार के मुताबिक लाइसेंस शुल्क को 10% ग्रॉस रेवेन्यू से 8% AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू तक संशोधित किया गया है, जिसकी गणना ग्रॉस रेवेन्यू में GST की कटौती करके की जाएगी। ब्रॉडकास्टिंग फर्म्स को अब वार्षिक आधार के बजाय तिमाही आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। सरकार ने DTH ऑपरेटर्स को भी बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति दी है। टीवी चैनल वितरकों को अपने सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम एप्लीकेशंस के लिए कॉमन हार्डवेयर साझा करने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि AGR दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर लगाया जाने वाला लाइसेंस शुल्क है, जिसे स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस शुल्क में विभाजित किया गया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड को और 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके चलते वहां लागू AFSPA कानून को 6 महीनों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक नागालैंड के कई हिस्सों में हत्या और लूट जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके चलते वहां AFSPA की अवधि को बढ़ाना जरूरी है। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर सरकार ने इस कानून की अवधि को बढ़ाया है। इस कानून की धारा 4A सशस्त्र बलों के अधिकारियों को अधिकार देती है कि वे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चेतावनी दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर गोलीबारी भी कर सकते हैं, भले ही इसमें किसी की मृत्यु हो जाए।
वहीं कानून की धारा 4C सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने तथा किसी को भी पूर्व वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। आफ्स्पा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। अधिनियम की धारा 3 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों को भारत के गैजेट पर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद केंद्र सरकार को असैन्य क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। 3 जजों की पीठ ने 2:1 से संसद भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया। दरअसल इस निर्माण प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में दावा था कि प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी गलत तरीके से दी गई है। साथ ही लैंड यूज में बदलाव की मंजूरी देने में भी चूक हुई और कंसल्टेंट को चुनने में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी सही तरीके से दी गई है। साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लैंड यूज में बदलाव का जारी नोटिफिकेशन भी वैलिड था। हालांकि कोर्ट ने शर्त रखी है कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले पुरातत्व संरक्षण समिति की मंजूरी ली जाए। कोर्ट ने कहा कि सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर स्मॉग टावर लगाए जाएं और एंटी स्मॉग गन इस्तेमाल की जाए। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ऐलान सितंबर 2019 में हुआ था। इसमें संसद की नई तिकोनी इमारत होगी जिसमें दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। सरकार का दावा है कि इसमें 900 से 1200 की संख्या तक सांसद बैठ सकेंगे। खबरों के मुताबिक नए संसद भवन का निर्माण 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अगस्त 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को 2024 तक पूरा करने की तैयारी है। आपको बता दें कि टाटा प्रोजेक्ट नामक कंपनी को नए संसद भवन के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक कानून पर एक अहम फैसला दिया। कोर्ट के मुताबिक इस कानून के तहत अग्रिम जमानत देने पर कोई रोक नहीं है। केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून 2019 के तहत किए गए अपराध के लिए अग्रिम जमानत पर कोई पाबंदी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि CRPC की धारा 438 और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून की धारा 7C इस कानून के तहत किए गए अपराध में अग्रिम जमानत पर रोक लगाने की बात नहीं करती। इसी फैसले में कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पति के रिश्तेदारों को 3 तलाक विरोधी कानून के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता। दरअसल इस मामले में पीड़िता ने 3 तलाक देने का आरोप लगाकर पति और उसकी मां दोनों को आरोपी बनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट के तहत तलाक देकर मुस्लिम पुरुष ने अपराध किया है, ऐसे में उसकी मां को आरोपी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून 2019 की धारा 3 और धारा 4 महिला के पति से संबंधित हैं, न कि उसके रिश्तेदारों से। बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। इन प्रोजेक्ट्स की तैयारी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस प्रोजेक्ट के तहत मकानों का निर्माण तेजी से हो सकेगा। ये मकान सामान्य से अधिक मजबूत, वहनीय और आरामदायक होंगे। इन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्य के मकसद से की जा रही है। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले ही 2 करोड़ से ज्यादा घर तैयार कर चुकी है, जिनमें से 40 लाख घरों को उनके लाभार्थियों को पहले ही सौंप दिया गया है। इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स को मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, झारखंड के रांची, तमिलनाडु के चेन्नई, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और त्रिपुरा के अगरतला में शुरू किया जाएगा। इनमें से हर लोकेशन पर 1000 के आसपास घरों को आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ बनाने का टारगेट है। गौरतलब है कि मॉडर्न हाउसिंग टेक्नोलॉजी में शोध को बढ़ावा देने के लिए देश में पहले से ही अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स इंडिया आशा इंडिया कार्यक्रम चल रहा है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया की बात करें तो इसकी शुरुआत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने की थी। इस इनिशिएटिव का लक्ष्य दुनिया भर की खास नवाचार तकनीकों की पहचान करना है ताकि सतत और आपदा रोधी घरों का निर्माण किया जा सके। भारत की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी भी अब IOSCO की सहयोगी सदस्य बन गई है। IOSCO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन एक बड़ा संगठन है जो दुनिया भर के सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स को एक मंच पर लाता है।
विश्व के पूरे सिक्योरिटी मार्केट का लगभग 95% हिस्सा इन रेगुलेटर्स के दायरे में है। सिक्योरिटी मार्केट को मजबूत बनाने के लिए जिन मानकों की जरूरत होनी चाहिए, यह संगठन उन मानकों को तैयार करने के लिए G20 और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ मिलकर काम करता है। IOSCO का सदस्य बन जाने के बाद भारत के IFSCA को भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा ताकि सिक्योरिटी मार्केट के मामले में सूचनाओं को शेयर किया जा सके। IFSCA की बात करें तो यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना IFSCA एक्ट 2019 के तहत की गई है। इस निकाय का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में है। IFSCA का मुख्य कार्य भारत में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय उत्पादों का विनियमन करना है। फिलहाल गिफ्ट GIFT यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। आदिवासियों के कल्याण के लिए ट्राइफेड ने दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एक समझौता किया है। इसका मकसद सहभागिता मॉडल के जरिए आदिवासियों की आजीविका को बढ़ावा देना है। यह साझेदारी वनों में जीवन यापन करने वाले आदिवासियों और जनजातीय कारीगरों दोनों की आजीविका में सुधार करेगी, साथ ही उनके सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के मिशन को मजबूती प्रदान करेगी। दोनों संगठन सहभागिता के मॉडल पर काम करते हुए आदिवासियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने वाले कार्यक्रम संचालित करेंगे। इससे देश भर के आदिवासियों के अलावा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं की आजीविका को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। दोनों संगठनों ने भंडारण के लिए भंडार गृह, मनरेगा के अंतर्गत कृषि, बागवानी और लघु वन उत्पादों का प्राथमिक प्रसंस्करण व अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने और साथ मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई है। उधर ट्राइफेड ने GI टैग वाले जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई मंत्रालयों और विभागों के साथ समझौता किया है। संस्कृति मंत्रालय के परामर्श से ट्राइफेड ने देश भर में 8 विरासत स्थानों की पहचान की है, जहां विशेष GI ट्राइब्स इंडिया स्टोर्स स्थापित किए जाएंगे। इन 8 धरोहरों में से सारनाथ, हम्पी और गोलकुंडा किले में जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली के लाल किले और बेहतरीन इकत कपड़ों के लिए मशहूर आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में डिजाइनर हब विकसित किए जाएंगे। खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट लेवल को और कम करने के लिए हाल ही में FSSAI ने नए रेगुलेशंस जारी किए हैं। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशंस 2011 में बदलाव किए गए हैं। नए रेगुलेशंस के मुताबिक साल 2021 के दौरान खाद्य तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि 2022 के लिए यह सीमा 2% रखी गई है। अभी तक यह सीमा 5% थी। नए विनियम खाद्य रिफाइंड तेल, वनस्पति जिसमें आंशिक हाइड्रोजनेटेड तेल भी शामिल है, कृत्रिम मक्खन, बेकरी आदि पर लागू होंगे। रेगुलेशंस में कहा गया है कि जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उन्हें 1 जुलाई 2021 से इन रेगुलेशंस का पालन करना जरूरी होगा। ट्रांस फैटी एसिड्स की सीमा तय करने के लिए FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले 2011 में रेगुलेशंस जारी किए थे, जिसमें ट्रांस फैटी एसिड्स की अधिकतम सीमा 10% रखी गई थी। हालांकि 2015 में इसे घटाकर 5% कर दिया गया था। ट्रांस फैट्स या ट्रांस फैटी एसिड्स औद्योगिक प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, जिसमें लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन मिलाया जाता है। इससे ऑयल्स पहले से अधिक ठोस हो जाते हैं। WHO के मुताबिक ट्रांस फैट्स के अधिक इस्तेमाल से हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। ट्रांस फैट्स को पूरी तरह खत्म करने के लिए WHO ने 2023 तक इसके वैश्विक उन्मूलन की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2017 में अधिसूचित नियमों के तहत मवेशियों की जब्ती संबंधी नियम को बदलने या उस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स 2017 और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स रेगुलेशंस ऑन लाइवस्टॉक मार्केट्स रूल्स 2017 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया। दरअसल प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स 2017 को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत स्थापित किया गया है। ये नियम मुकदमे या ट्रायल का सामना कर रहे किसी व्यक्ति के मवेशियों को जब्त करने की बात करते हैं। इसके बाद जानवरों को पशु चिकित्सालय, गौशाला वगैरह में भेज दिया जाता है। लेकिन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 29 के तहत
आरोप साबित होने पर ही मवेशियों को जब्त किया जा सकता है। धारा 29(1) के मुताबिक अगर किसी पशु का मालिक इस कानून के तहत किसी भी अपराध का दोषी पाया जाता है तो अदालत अन्य दंड के साथ साथ उस पशु को जब्त करने का भी आदेश दे सकती है जिसके बाबत अपराध किया गया है। लिहाजा नियमों में विरोधाभास होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नियम को संशोधित करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि इस कानून का मकसद गैर जरूरी सजा या जानवरों के प्रति उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना है। इसी कानून के तहत 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ पानी को नागरिकों का मौलिक अधिकार बताया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य यह सुविधा मुहैया कराने के लिए बाध्य है। दिल्ली जल बोर्ड की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार और मानव गरिमा के साथ जीने का हक देता है। स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त जल के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के व्यापक दायरे में संरक्षित किया गया है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दायर याचिका में पड़ोसी राज्य हरियाणा द्वारा यमुना में छोड़े जाने वाले पानी को प्रदूषित बताया गया था। बोर्ड के मुताबिक पानी में मौजूद अमोनिया क्लोरीन के साथ मिलने पर कार्सिनोजेनिक हो जाता है जो कैंसर का कारण बनता है। लिहाजा प्रदूषित जल पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्र सरकार के अलावा 5 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यमुना नदी के किनारे स्थित देश भर की उन सभी नगरपालिकाओं की पहचान करने का निर्देश दिया है जिन्होंने जरूरत के मुताबिक सीवेज के लिए उपचार संयंत्र स्थापित नहीं किए। अदालत ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 243W में नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों को उन योजनाओं के पालन के निर्देश दिए गए हैं जो उन्हें सौंपी जाएं। इसमें अनुसूची 12 के तहत शामिल सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषयों का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 5 राज्यों को नोटिस जारी किया है उनमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। बीते 12 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी राष्ट्रीय युवा संसद के विदाई समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत की राजनीति में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का विचार 2017 में प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में रखा था। इसके बाद पहला महोत्सव 2019 में 12 जनवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था। दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की बात करें तो इसे पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था। 11 से 12 जनवरी तक चली इस युवा संसद की थीम बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी थी। इसी क्रम में इस साल 1 से 5 जनवरी के बीच राज्य युवा संसद का आयोजन भी किया गया। युवा संसद का खास मकसद 18 साल से लेकर 25 साल से कम उम्र तक के युवाओं को एक सशक्त मंच देना है ताकि उन्हें सार्वजनिक मुद्दों के साथ जोड़ा जा सके और 2022 के लिए नए भारत के विजन के लिए वे अपनी राय भी रख सकें। युवा संसद में भाग लेने वाले युवाओं की उम्र भी 18 साल से लेकर 25 साल से कम होनी चाहिए। हालांकि इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वे किसी शैक्षणिक संस्थान के विद्यार्थी हों। लेजिस्लेटर्स को अयोग्य किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। दरअसल कोर्ट में दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी एक याचिका दायर की गई थी। इसमें अपील की गई थी कि अगर किसी सांसद या विधायक को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे बाकी बचे कार्यकाल में भी उपचुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। यह याचिका कर्नाटक, मध्य प्रदेश के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए दायर की गई थी। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 172 का जिक्र भी किया गया। अनुच्छेद 172 में राज्य के विधानमंडल की अवधि का जिक्र है, जिसके मुताबिक राज्य की विधानसभा का कार्यकाल उसके पहले अधिवेशन से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो आम भाषा में हम इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। इस अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के जरिए जोड़ा गया था। यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 से संबंधित है। इसके तहत कुछ आधारों पर सांसदों और विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अपने दल को छोड़ किसी और दल की सदस्यता ले लेने या अपने दल के निर्देश के विरुद्ध किसी मुद्दे पर वोट करने या अनुपस्थित रहने की स्थिति जैसे मामलों में सदन के पीठासीन अधिकारी का फैसला अंतिम होता है। हालांकि कोर्ट के मुताबिक इस फैसले की समीक्षा भी की जा सकती है।
1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक विधि पूर्वक विवाह करने वाले दो लोगों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे इस कानून के तहत 30 दिन की अनिवार्य सूचना दें। दरअसल विशेष विवाह अधिनियम 1954 विवाह को कानूनी रूप से संपन्न करने के लिए बनाया गया था। इसकी धारा 5 के मुताबिक इस कानून के तहत विवाह संपन्न करने के लिए जरूरी है कि दोनों पार्टीज जिले के विवाह अधिकारी को नोटिस दें। बाद में वह अधिकारी इस नोटिस को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित करता है ताकि उस पर आपत्ति दर्ज की जा सके। इसी प्रावधान पर कोर्ट का मानना है कि अब शादी करने वाले जोड़े को अधिकार होगा कि वे नोटिस प्रकाशित न करने के विकल्प को भी चुन सकें। हालांकि आपत्ति न होने पर नोटिस प्रकाशित किया जा सकेगा। इसके उलट अगर जोड़े की इच्छा के इतर नोटिस चस्पा किया जाता है तो यह दोनों की निजता का उल्लंघन होगा, जो कि एक मूल अधिकार माना गया है। फैसले के दौरान पीठ ने निजता के मामले में आधार और चुने हुए व्यक्ति से शादी करने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का भी जिक्र किया। विशेष विवाह अधिनियम की बात करें तो इससे पहले 1872 का कानून लागू था, जो कि ब्रिटिश शासन में बनाया गया था। 1954 का यह कानून शादी के लिए योग्य दो व्यक्तियों को अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए कानूनी संरक्षण देता है। छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने देश भर से 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को गोद लेने का ऐलान किया है। इसका मकसद छात्रों को अंतरिक्ष शिक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवाचारों के लिए प्रोत्साहित करना है। यह फैसला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और अटल इनोवेशन मिशन ने संयुक्त रूप से लिया। इस सहयोग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो छात्रों को 21वीं सदी की अत्याधुनिक तकनीकों से लैस कोचिंग और मेंटरिंग की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें अंतरिक्ष से जुड़ी शिक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने अब तक देश भर में 7000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए हैं। ये लैब्स कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ने वाले 3 मिलियन से अधिक छात्रों की समस्या हल करने, टिंकरिंग और इनोवेटिव माइंडसेट हासिल करने में सक्षम बनाते हैं। छोटे बच्चों को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की अवधारणाओं को समझने के लिए उपकरणों के साथ काम करने का मौका मिलता है। छात्रों के बीच आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों और समस्या को हल करने की कार्यशालाओं आदि के लिए समय समय पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हैं। सरकार ने 17 जनवरी से शुरू होने वाले नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को फिलहाल रोक दिया है। यह कार्यक्रम अब 31 जनवरी को आयोजित होगा। राज्यों को पत्र जारी कर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए आकस्मिक गतिविधियों को वजह बताया है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि मंत्रालय ने यह फैसला 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीन ड्राइव के चलते लिया। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे को आमतौर पर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है, जिसके तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा दी जाती है। पोलियो उन्मूलन की बात करें तो इसके लिए पहली बार 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद 1988 में ही ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पोलियो की शुरुआत हुई। इसी को देखते हुए 1995 में भारत में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के तहत हर साल उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टीकाकरण चक्र चलता है। देश में पोलियो उन्मूलन पर नजर डालें तो 2012 में ही WHO ने भारत को पोलियो वायरस ट्रांसमिशन से ग्रस्त देशों की सूची से हटा दिया था। भारत में पोलियो का आखिरी मामला 2011 में हावड़ा में पाया गया था। दरअसल पोलियो माइलिटिस बीमारी पोलियो वायरस के चलते होती है, जिससे शरीर में अपंगता आ सकती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जिसके चलते व्यक्ति के स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान हो सकता है। नई प्राइवेसी पॉलिसी पर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के ग्लोबल CEO को पत्र लिखा है। इसमें सरकार ने प्रस्तावित नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना की गोपनीयता, चयन की आज़ादी तथा डेटा सुरक्षा को लेकर व्हाट्सएप को अपने रुख पर फिर से विचार करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि प्रस्तावित बदलाव भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। सरकार ने संकेत किया है कि व्हाट्सएप की सेवा गोपनीयता शर्तों में कोई भी एक तरफा बदलाव उचित और स्वीकार्य नहीं है। सरकार ने व्हाट्सएप को पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गोपनीयता और सहमति के सिद्धांतों के बारे में भी याद दिलाया है।
मंत्रालय ने पूछा है कि जब भारतीय संसद पहले ही डेटा प्रोटेक्शन बिल पर विचार कर रही है, तब व्हाट्सएप को ऐसे बदलाव लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। गौरतलब है कि पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को एक मौलिक अधिकार बताया था। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी ने आधार स्कीम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि फेसबुक स्वामित्व वाले व्हाट्सएप एप्लीकेशन ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव लाने का ऐलान किया है। इस नई नीति में यूजर्स के डेटा को बिना पूछे फेसबुक और उससे जुड़ी कंपनियों के साथ साझा करने की बात कही गई है। ये डेटा यूजर्स की निजी जानकारी के अलावा वित्तीय लेन देन से संबंधित भी हो सकते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया। बड़े राज्यों में कर्नाटक लगातार दूसरे साल पहला पायदान हासिल करने में कामयाब रहा। वहीं एक स्थान के सुधार के साथ महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे पायदान पर रहे। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार को क्रमशः निचले पायदान पर जगह मिली है। अगर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को पहले, जबकि उत्तराखंड और मणिपुर को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर जगह मिली है। केंद्र शासित प्रदेशों और सिटी स्टेट्स की श्रेणी में दिल्ली को पहला और चंडीगढ़ को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की प्रभावी रूप से तुलना करने के लिए इन्हें कई श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इन्हें 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेशों और सिटी स्टेट्स में विभाजित किया गया है। इनोवेशन इंडेक्स 2020 के ढांचे में 36 संकेतक शामिल हैं। नीति आयोग के मुताबिक यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देगा। यह सूचकांक देश, राज्य और जिला स्तर पर नवाचार को संचालित करने वाले विभिन्न कारकों का विस्तृत विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण नीति निर्माताओं को स्थिति की सही जानकारी देकर बेहतर नीतियां बनाने में मदद करते हैं। आपको बता दें कि पहला इनोवेशन इंडेक्स अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था और हर साल इसे जारी करने की योजना है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने हाल ही में पहली पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन क्षमता से संबंधित संशोधित योजना की अधिसूचना जारी की है। इसका मकसद देश भर में इथेनॉल उत्पादन में इजाफा करना है। सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस योजना को बढ़ावा देने का आग्रह किया। यह अधिसूचना चावल, गेहूं, जौ, मक्का व ज्वार, गन्ना, चुकंदर जैसे खाद्य पदार्थों से पहली पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन के लिए भट्ठी लगाने वाले लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए जारी की गई है। इसके अलावा गुड़ भट्ठियों को डुअल फीड स्टॉक भट्ठियों में बदलने के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। जब किसी भट्ठी में कच्चे माल के तौर पर 2 पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तब उसे डुअल फीड स्टॉक भट्ठी कहते हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा नई भट्ठी लगाने या मौजूदा भट्ठी का विस्तार करने या गुड़ भट्ठी को अनाज भट्ठी में परिवर्तित करने के लिए उठाए गए कर्ज पर कुछ राहत दी गई है। इसके जरिए सरकार 1 साल की मोहलत देने के साथ साथ 5 साल के लिए ब्याज सहायता का बोझ वहन करेगी। इसका निर्धारण हर साल 6% ब्याज दर या बैंक द्वारा लिए गए ब्याज के 50% में से जो भी कम होगा उसके आधार पर किया जाएगा। इससे करीब 40 करोड़ रुपए निवेश होने की उम्मीद है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 10% सम्मिश्रण और 2030 तक 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा अनुमान है कि वर्तमान आपूर्ति वर्ष 2020-21 में 8.5% के सम्मिश्रण स्तर तक पहुंचने के लिए तेल विपणन कंपनियों को करीब 325 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति की जाएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। आइए अभिभाषण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं। गरीबों के लिए हुए प्रयास पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज मुहैया कराया गया। प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को राहत देने के लिए उन्हें 1 नेशन 1 राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई। महामारी के कारण वापस गांव गए प्रवासियों को गांवों में काम देने के लिए सरकार ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया। रेहड़ी पटरी वालों और ठेला लगाने वालों के लिए विशेष स्वनिधि योजना शुरू की गई। स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत
देश में 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला। इसी तरह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में बने 7,000 केंद्रों से गरीबों को बहुत सस्ती दर पर दवाइयां मिल रही हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज देश में 562 मेडिकल कॉलेज हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने 22 नए एम्स को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में 17,000 करोड़ रुपए प्रीमियम के एवज में लगभग 90,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को मुआवजे के तौर पर मिली है। उन्होंने बताया कि डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की स्थापना और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की भी स्थापना की गई। आगे उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को 20 लाख सोलर पंप दिए जा रहे हैं। जेम पोर्टल का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश के दूर दराज वाले इलाकों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को सरकारी खरीद में पारदर्शिता के साथ साथ अधिक भागीदारी भी मिल रही है। शिक्षा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ई विद्या के तहत स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा ऑनलाइन पोर्टल को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इस अभियान के लिए मजबूत नींव का काम करेगा। उन्होंने चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, अटल टनल और 4 धाम सड़क परियोजना को देश की बड़ी उपलब्धि बताई। हाल ही में कंपनी लॉ समिति ने LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को और अधिक लचीला बनाने की बात कही है। समिति ने इसके लिए LLP एक्ट से 12 मामलों को अपराध की कैटेगरी से हटाने की सिफारिश की है। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स की वार्षिक रिपोर्ट सहित समय पर फाइलिंग से संबंधित कई अपराध और LLP की साझेदारी की स्थिति में परिवर्तन से जुड़े गैर धोखाधड़ी वाले मामले शामिल हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बजाय इन हाउस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का उपयोग किए जाने की भी सलाह दी गई है। समिति के मुताबिक इन बदलावों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा और LLP एक्ट के तहत आने वाले मामूली और तकनीकी उल्लंघन के मामलों में कमी आएगी। गौरतलब है कि इस समिति का गठन कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव राजेश वर्मा की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने LLP फर्म्स के लिए NCDs यानी गैर परिवर्तनीय डिबेंचर्स जारी करने की अनुमति देने की भी सिफारिश की है। NCD एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग कंपनियों द्वारा दीर्घकालिक पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। फिलहाल LLP फर्मों को उधार लेने की अनुमति है, लेकिन ये ऋण प्रतिभूतियां जारी नहीं कर सकती। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ऐसे निकाय होते हैं जो LLP एक्ट 2008 के तहत पंजीकृत किए जाते हैं। सरकार ने आर्कटिक क्षेत्र में शोध और पर्यटन को बढ़ावा देने का मन बनाया है। इसके लिए सरकार ने आर्कटिक नीति का नया मसौदा भी तैयार कर लिया है। फिलहाल सरकार ने लोगों से उनकी राय जानने के लिए इसे जारी किया है। वैज्ञानिक शोध और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ यह नीति आर्कटिक क्षेत्र में खनिज तेल और गैस अन्वेषण पर भी जोर देती है। इसके साथ ही इस नीति में पेट्रोलियम शोध संस्थाओं में खनिज तेल और गैस अन्वेषण के लिए कार्यक्रम शुरू करने की बात है, जबकि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूत करने के लिए आर्कटिक एंटरप्राइजेस के साथ समन्वय पर भी जोर दिया गया है। जानकारों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का आर्कटिक क्षेत्र पर गहरा असर पड़ रहा है। यहाँ बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसका सीधा असर जलवायविक, सामुद्रिक, जैव भू रासायनिक चक्र पर हो रहा है। बर्फ पिघलने से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमि और महासागरों के बीच तापमान में अंतर बढ़ जाएगा। वहीं उच्च अक्षांशों में वर्षा की मात्रा बढ़ सकती है। चूंकि यह नीति आर्कटिक में शोध को बढ़ावा देती है, इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों को हिमालय पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ रहे असर को समझने में भी मदद मिलेगी। आर्कटिक क्षेत्र की बात करें तो इसके तटीय क्षेत्र में 5 देश आते हैं: कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रूस और अमेरिका। साथ ही 3 और देश फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड, यानी कुल मिलाकर 8 देश आर्कटिक परिषद का गठन करते हैं। भारत की तरफ से ध्रुवीय क्षेत्रों में शोध की बात करें तो इसके लिए NCPOR यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च नोडल एजेंसी है। भारत फिलहाल अपने हिमाद्री स्टेशन के जरिए आर्कटिक में अपना शोध अभियान चला रहा है। इसका उद्घाटन 2008 में हुआ था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर के कुछ प्रमुख सर्वेक्षणों को 2024 तक पूरा करने के लिए एक योजना शुरू की है।
इसका मकसद देश में खनिज की खोज से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाना है। इन प्रमुख सर्वेक्षणों में नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग, नेशनल जियोफिजिकल मैपिंग और नेशनल एरो जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम शामिल हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अन्य राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े देश के सभी जियो साइंस डेटा को इकट्ठा करने के लिए नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी की अपनी प्रमुख पहल भी शुरू की है। इस पहल का मकसद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे संगठनों के डेटा को एकीकृत करके डिजिटल माध्यम पर एक रिपोजिटरी का निर्माण करना है। नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग कार्यक्रम की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2024 तक इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत भू रासायनिक नमूनों के जरिए देश की पूरी सतह को कवर करना है। ऐसा माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं से प्राप्त आंकड़ों से देश में खनिज अन्वेषण के लिए उपयुक्त और ज्यादा क्षेत्रों की पहचान होगी। खनिज उत्खनन में बढ़ा निवेश नीलामी के लिए संभावित खनिज ब्लॉकों की एक मजबूत रूपरेखा का निर्माण करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए खनन की दीर्घकालिक निरंतरता कायम हो सकेगी। 25 जनवरी को देश में 11वां मतदाता दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रिमोट वोटिंग की बात कही। उनके मुताबिक आयोग रिमोट वोटिंग की दिशा में अत्याधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में IIT मद्रास के साथ गठजोड़ किया है। रिमोट वोटिंग मतदाताओं को निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र में जाए बिना दूर रहकर भी मतदान की सुविधा देती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा होगी। मतदाताओं को पहले से तय किए गए समय पर एक निर्धारित जगह पर जाना होगा, जहां उन्हें बताना होगा कि वे इस सुविधा का लाभ लेने के लिए तैयार हैं। इसके बाद एक सिस्टम के जरिए मतदाता की पहचान होगी और ब्लॉकचेन आधारित व्यक्तिगत ई-बैलेट पेपर जनरेट किया जाएगा। जब वोट दे दिया जाएगा तो इस बैलेट को एन्क्रिप्शन के जरिए सुरक्षित रखने की प्रक्रिया होगी और एक ब्लॉकचेन हैशटैग जनरेट होगा। इस हैशटैग नोटिफिकेशन को प्रत्याशी और राजनीतिक दलों जैसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को भेज दिया जाएगा। आखिर में इस एन्क्रिप्टेड रिमोट वोट को प्री काउंटिंग स्टेज में फिर सत्यापित किया जाएगा ताकि यह पता लग सके कि एन्क्रिप्टेड वोट में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आपको बता दें कि इस तकनीक में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और यह रिमोट वोटिंग 2-वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर आधारित है। इस तकनीक में व्हाइट लिस्टेड IP एड्रेस का सहारा लिया गया है, जिसमें बायोमेट्रिक डिवाइसेस और वेब कैमरा का भी इस्तेमाल होता है।